पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। देखिए एसजीएक्स निफ्टी धीमे धीमे मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और हम कह रहे हैं कि देखिए बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, बाजार पर नजर रखिए, ऊपरी स्तरों पर फिर से हाई रेंज की तरफ जाने के लिए तैयार है और यही संकेत आते दिख रहे हैं एशियाई बाजारों से। क्रूड से घबराने की जरूरत नहीं है, कमजोर होता है होने दो, फंडामेंटल रीजन से कमजोर नहीं हो रहा, मंदी की वजह से कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि क्रूड की सप्लाई बढ़ने की वजह से कमजोर हो रहा है। तो देखिए हांगकांग सेंचुरी मार चुका है, 100 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निक्केई को छोड़ दिया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी गिरा हुआ नहीं है। शंघाई 1% मजबूत है। तो 3 बड़े बाजारों में से 2 है पॉजिटिव और बाकी छोटे मोटे सारे बाजार 1/4 से आधा % मजबूत है। तो जाहिर सी बात है कि हम खुलेंगे 9650 के पार, उतना तो बनता है, कम से कम 15-20 पॉइंट ऊपर खुलना। देखते हैं कहाँ होती है भारतीय बाजारों की शुरुआत। अब से कुछ ही देर में प्री ओपनिंग सेशन में हम शुरुआत होते हुए देखेंगे। रुपए की शुरुआत पर भी रखेंगे नजर, जहाँ पर हमने उतार चढ़ाव के बीच कल थोड़ा कारोबार होते हुए देखा। करेंसी मार्केट भी 64.50 के आसपास रुपया काफी देर वक्त बिताने की कोशिश में कल देखिए 64.52 पर बंद होता हुआ दिखा है। तो आज देखते हैं कितनी मजबूती के साथ शुरुआत हो पाती है। एक्शन जबरदस्त है बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक आज नजर रखिए सीमेंट शेयरों पर, एनबीएफसी पर, ब्रोकरेजेस पर, एविएशन शेयरों पर। कच्चे तेल की गिरावट का फायदा जिन जिन सेक्टर्स को मिलता है वहां पर नजर आपको रखनी चाहिए। सीमेंट शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, एफएमसीजी ऑटो शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। थोड़े से मॉनसून धीमे होने के संकेत जापान की एजेंसी देख रही है, देखते हैं बाजार उस पर तवज्जो देता है या इग्नोर करता है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी। सेंसेक्स और निफ्टी पर देख लेते हैं किस तरह के संकेत भारतीय बाजारों के लिए प्री ओपनिंग सेशन से मिलते हुए दिख रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं 5 अंक ऊपर, ये है पहली टिक सेंसेक्स पर आती हुई और निफ्टी 9 अंक नीचे दिख रहा है। थोड़ी देर में ये लेवल सेटल होते हुए दिखेंगे, लेकिन रुपए पर भी नजर रखेंगे कि 64.52 पर कल की क्लोजिंग के बाद आज करेंसी मार्केट की शुरुआत किन लेवल्स पर होती हुई दिखती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच निफ्टी में टाटा मोटर्स 1.25% मजबूत नजर आएगा और लुपिन 10% नीचे ही बिना वजह, और यही वजह कि आपको निफ्टी इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय इंफ्राटेल में 1.25% की मजबूती है। ये कुछ एक संकेत आपको प्री ओपनिंग सेशन की पहले टिक से आते हुए दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा हो, यस, इस पर नजर रखनी चाहिए। इनफैक्ट तमाम आईटी शेयरों पर नजर रखिएगा, क्योंकि आज नैस्डैक की तरफ से गाइडेंस आने की बात कही जा रही है कि आईटी शेयरों के लिए आगे, आईटी कारोबार के लिए किस तरह का साल रहेगा, उस पर वो आगे बातचीत करने वाले हैं। और इस बीच 2 पैसे की कमजोरी के साथ करेंसी मार्केट ने की है शुरुआत, 64.54, 2 पैसे का नुकसान, कोई खास बात नहीं। और आईटी शेयरों पर ही बात करते हुए चोपड़ा साहब आपसे राय लेना चाहूंगा, क्या आईटी शेयरों को खरीदने का वक्त है? आज नैस्डैक की तरफ से गाइडेंस, माफ कीजिएगा, नैस्कॉम की तरफ से गाइडेंस भी आने वाला है, तो क्या राय रखेंगे आप? और साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में देख रहा था, गोल्डमैन सैक्स ने टेक महिंद्रा खरीदने की राय दी है, एचसीएल टेक पर, विप्रो पर, टीसीएस पर, सब पर रिपोर्ट्स आई हैं आज। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल्स हैं ये, और कई बार ऐसा होता है जब सेक्टर कहीं ना कहीं लेगार्ड हो जाता है और सेक्टर रोटेशन होती रहती है, और हम देख रहे हैं आजकल मार्केट्स में बहुत तेज सेक्टर रोटेशन हो रही है, तो आईटी को भी कुछ समय के लिए खरीदा जा सकता है। और मेरे हिसाब से टीसीएस एक बेहतर पिक है और टीसीएस में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मैं सारे आईटी स्टॉक्स को देखूं तो मुझे टीसीएस ज़्यादा पसंद है। सेकंड नंबर पे मैं इन्फोसिस को बाय करने का सजेशन दूंगा, मगर ये एक शॉर्ट टर्म है। जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आती है यूएस से, जो उनके आउटसोर्सिंग बिजनेसेस हैं उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं अभी भी सेक्टर पर कई काले बादल छाए हुए हैं। मगर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि कुछ तेज़ी बन सकती है और इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। वी कैन राइड द टाइड। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी हो सकती है। और ध्यान रखिएगा एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट नैस्कॉम का तो है ही, यूएस जा रहे हैं मोदी जी, 25-26 तारीख को अमेरिका में होंगे और उनका एक एजेंडे में इम्पॉर्टेंट मुद्दा H1B वीज़ा का मामला भी है। तो आईटी सेक्टर इस लिहाज से भी तेजी की साइड फोकस में रह सकता है अगर कुछ मामला सुलझता हुआ दिखता है। तो इस इवेंट पर भी नजर रखिएगा। मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो डिफेंस के शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, तो डिफेंस के स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। वालचंद नगर जैसी कंपनियां, आज रिलायंस डिफेंस के लिए भी मैं कुछ पॉजिटिव खबरें देख रहा था। अच्छा, नीरज की टीम में भी कुछ डिफेंस की कंपनियां थी, वो भी हम आगे आपको स्टॉक 2020 में बताने वाले हैं। तो अमेरिका की यात्रा मोदी जी की जनरली हम देखते हैं जब वो वहाँ जा रहे होते हैं तो डिफेंस स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। तो इन तमाम पॉकेट्स पर भी आज नजर रहने वाली है और नजर रहेगी सीमेंट कंपनियों पर भी। अनिल, आप भी काफ़ी बुलिश हैं। प्रिज्म सीमेंट के लिए अच्छी खबर ये आई है कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कंपनी शुरू की थी, संस्कार सिरेमिक्स, उसमें कामकाज शुरू हो चुका है। प्रिज्म सीमेंट, वागले साहब चार्ट देखकर बताइए, कुछ दम लगता है, दौड़ लगा सकता है आज के दिन क्या?
नहीं, मैं इंट्राडे के डेटा के लिए वेट करना चाहूंगा क्योंकि 122 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये हालांकि यहाँ से 122 बुरी मूव नहीं है, बट बड़ी मूव की अगर हम बात करें, जो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 20% का, वो मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। ठीक बात है। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो जबरदस्त है सर। ये बताइए आप कौन से स्टॉक्स पर बुलिश हैं जहां पर आपको लगता है और तेजी हो सकती है? ब्रिटानिया, पीसी ज्वेलर्स। अच्छा, ब्रिटानिया तो विजय चोपड़ा साहब को भी पसंद है, आप दोनों मिलकर कह रहे हैं ब्रिटानिया खरीदिए, तो आज तो वहां पर तेजी होगी। दो और स्टॉक्स आइडियाज कौन से हैं आज के लिए? हेमंत, गुजरात फ्लोरो में कल प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है, तो वो बाय करे 720 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 780। 3 से 4 दिन का व्यू है। और मेरा लास्ट स्टॉक है, चौथा स्टॉक है JSW एनर्जी। कल मुझे इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जो मूव 1-2 दिन में कंटिन्यू हो सकती है। 63 के स्टॉप लॉस से बाय करे, 2 से 3 दिन का व्यू है, टारगेट होगा 69। ओके, तो आपके चारों स्टॉक्स में बता दूं, ब्रिटानिया, पीसी ज्वेलर्स, गुजरात फ्लोरो और JSW एनर्जी। हाँ, JSW एनर्जी कल बड़े दिनों बाद 65 के ऊपर बंद हुआ है कुछ 70-75 वाला मामला 69-70 तक का तो है ना, दिख रहा है ना। हाँ, काफी दिनों से मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ये शेयर चल नहीं रहा, लेकिन अब धीमे धीमे ये तमाम प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स थोड़े एक्शन में आते दिखे पिछले 1-2 दिनों से, तो इन पर नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन नजर रखनी चाहिए आपको उन तमाम 20 शेयरों पर जो बताया जाता है आपको हर रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में, स्टॉक 2020 के मैच में। और हमें पता है कि कई बार आप बिजी रहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ऑफिस के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी है जो उठते भी नहीं है 8 के पहले, तो उन सब के लिए ये है अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजी की राय, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में। और आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों को किस तरह से बाजार पसंद कर रहा है। आईपीओस को अच्छा तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। जेएम फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स पर नजर रखिएगा, और इसीलिए आईआईएफएल होल्डिंग और जियोजित को भी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा फोर्टिस मल्हार के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं इस ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। और मॉनसून को लेकर कुछ विदेशी एजेंसी चिंता जता रही हैं, तो नजर रखिएगा। फिर सीमेंट कंपनियों पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज्यादा समय तक के लिए बढ़ेगी। हेडलबर्ग सीमेंट, उदयपुर सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट पर नजर रखिए। इसके अलावा फ्रीड का दर्जा जेट को दिया है, और पिंच हिटर स्पाइस जेट को अच्छी तेजी एविएशन शेयर आज फिर से दिखा सकते हैं। खरीदारी पे ज्यादातर फोकस है और इसीलिए आईडीएफसी को दिया, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट एफपीआई की बढ़ाई गई। जेपी एसोसिएट्स के जो रिकास्ट डेट रिकास्ट प्लान है उसको मंजूरी लेंडर्स की मिली है। एमसीएक्स के लिए डबल बहुत अच्छी खबरें, एक तो गोल्ड का ऑप्शंस मॉक ट्रेडिंग है, साथ ही अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को निवेश की मंजूरी मिली है कमोडिटी एक्सचेंजेस में। एमएनएम टीवीएस के लिए थोड़ी कमजोर खबर है, क्योंकि मानसून वीक की रहने की खबरें आ रही जापानी एजेंसी की तरफ से। लेकिन एमआरपीएल में रखिए, क्योंकि अगले एक हफ्ते के अंदर एचपीसीएल ओएनजीसी मर्जर का ऐलान होने वाला, तो ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। रिलायंस डिफेंस ने एक और रफाल के लिए टाई अप कर लिया, वो बहुत पॉजिटिव है। फोर्टिस हेल्थ को दिल्ली हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है, प्रमोटर अपना स्टेक बेच सकते हैं। पुंज लॉयड में खरीदारी करिए, अमेरिका यात्रा होने वाली प्रधानमंत्री की और डिफेंस की कई सारी डील्स वहां पे हो सकती हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा इसके लिए। और साथ ही फ्रीड के तौर पे HCL इन्फो सिस्टम्स नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी शायद अगले हफ्ते ऐलान हो जाएगी, तो उसके तहत तमाम सारी इन कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन तमाम कंपनियों पर नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पॉलिसीज के फ्रंट पर सरकार काफी सारे काम कर रही है, तो ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर फोर्टिस के लिए आई है, और आप देखिए जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कल जो फैसला आया कि फोर्टिस के प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेच सकते हैं, फोर्टिस का स्टॉक भी एक्शन में तो काफी है। नितिन जी, इसमें ये बताइए किस तरह का डेटा अब तक बना है, और आपको क्या लग रहा है कितनी तेजी और बाकी है? लेकिन जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि लास्ट अगर 5-6 दिनों का आप डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे, और इनफैक्ट कैश मार्केट के वॉल्यूम बहुत तेजी से एक्सपैंड किए हैं, और वॉल्यूम का इंक्रीज होना, और ये बिल्कुल सपोर्ट के आसपास वॉल्यूम से इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे इस एक्सपायरी में ये स्टॉक इनफैक्ट ऊपर से गिरा है, बट अभी सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे डिलीवरी बढ़ रही है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये एक्यूमुलेशन है। यहाँ से डाउनसाइड इसमें ज्यादा नहीं लग रही। इनफैक्ट स्टॉक का 185 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बनता है, तो मैं समझता हूँ 185 का स्टॉप लॉस रख के बाय इनिशिएट करना चाहिए, और इसमें टारगेट करीब 210-220 के आसपास का मिल सकता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफी बेटर है, और लिमिटेड रिस्क मुझे नजर आता है स्टॉक में। तो जो मुश्किलें थी इस कंपनी के लिए अब एक एक करके सब खत्म हो रही है, ये बड़ा पॉजिटिव होता दिख रहा है। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म भी किया है,
और 190 का लेवल तोड़ा भी नहीं। तो जो नितिन कह रहे हैं उस पर गौर करिएगा कि 220 225 ये है वो लेवल जिधर फिर से ये स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस एक्सपायरी तक ही होता हुआ दिखे, ये संभावना बनती, डील होने की संभावना अब बढ़ जाएगी। IIH जो इसमें हिस्सेदारी खरीदना चाहता है, काफ़ी समय से बात चली, तो 2 वजह से अटका हुआ था। एक तो प्रोमोटर्स को हिस्सेदारी बेचनी है, और दूसरा ये था कि ये दाइची ने जो केस कर रखा था, जिसके चलते हुए वो भी इंतजार कर रहे थे कि अगर प्रोमोटर्स की लाइबिलिटी आ जाए तो क्या करें क्या नहीं करें। वागल साहब, मेरे ख्याल से आपके भी रेडार, हम कल परसों शायद बात कर रहे थे इस स्टॉक को लेकर, फोर्टिस की ना, 40 की है ना, 210 215 का व्यू है, 210 215, बट ऐसा मतलब बहुत ज्यादा 240 250 का फिलहाल पैटर्न में नहीं वो दिख रहा 220-25 के पार निकलेगा तभी बड़ी होगा। तेजी बनेगी, लेकिन यहाँ से 10% तक की ट्रेडिंग अपसाइड तो है। ये अपसाइड बन सकती है, इस पर आप रखिएगा नजर डेफिनेटली। एक और स्टॉक है IDFC, इस पर राय लेना चाहता हूँ रजत सर आपसे। FIs की लिमिट जो 48% थी फुल हो चुकी थी, अब खबर आई है कि वो लिमिट खाली हो गई है। FIs नया निवेश कर सकते हैं इस स्टॉक में, खरीदने की जगह बनी है। तो FIs के साथ साथ क्या ट्रेडर्स को भी खरीदना चाहिए? अनिल जी, ये स्टॉक आपकी एक पुरानी प्रोग्राम में मैंने फंडामेंटल के रूप से राय दिए थे कि ये मुझको बहुत अच्छा लगता है फॉर अ लॉन्ग टर्म पिक। तो आज के दिन अगर इसको दिखा जाए तो मैं बोलूँगा कि ये जो हाई है 57 58 के आसपास में 2 दिन पहले बनाया था 58 रुपया 25 पैसा, वो पार करने के बाद में इसमें एक अच्छी मूवमेंट उम्मीद कीजिए। अभी ये 200 डे के ऊपर है बोल के इसमें डाउन साइड रिस्क हमको काफ़ी कम नज़र आ रहा है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 55 रुपया के नीचे लगा के ही आप ट्रेड कर सकते हैं, और 58 क्रॉस करने से इसमें और भी खरीदारी कीजिए। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें 53% ये IDFC बैंक का स्टॉक होल्ड करता है, और इसमें बाकी जो चारों बिजनेस है उसका वैल्यूएशन करने से, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन करने से ये काफ़ी चीप है। सिंपल IDFC बैंक का 53% ले लीजिए और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। मानता हूँ कि ये होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगाएंगे, लेकिन बाकी 4 बिजनेस भी तो है, तो वो देख के दिस इज एक्चुअली अ गुड पिक इवन फॉर अ लॉन्गर टर्म ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर यू कॉल इट। सो मैं इसको बाई करने का ही सलाह दे रहा हूँ। पहले भी दिया था आपके प्रोग्राम में, अभी भी दे रहा हूँ। IDFC पर, IDFC बैंक पर नजर रखिएगा, टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर भी, क्योंकि इनकी भी डेट सुलझाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बैठक आज होने वाली है, तो सरकार का एक्शन भरपूर है आज। अच्छा, मुक्ता आर्ट्स की बात कर रहे थे रजत जी, ट्यूबलाइट की रिलीज के चलते भी देखिए ये पूरा का पूरा सेक्टर फोकस में रहने वाला है, और सलमान खान की मूवीज तो सबको पसंद है। मुक्ता आर्ट्स वर्सेस PVR वर्सेस आइनॉक्स, सबसे बेस्ट कौन सा आपको लगता है? बागले साहब, मेरा सवाल आपसे। हेमंत, तीनों में मैं भी मुक्ता आर्ट्स के साथ ही जाऊंगा। पैटर्न वाइज क्लियरली 90-92 के लेवल पे बॉटम बना है, और जैसे ही 115 के ऊपर निकलता है मुझे लगता है 130-135 तक का ट्रेडिंग मूव आ सकता है बहुत ही जल्द, 2 से 3 हफ्तों में। लेकिन मेरा व्यू उधर तक का ही, ऐसा नहीं कि ये 200 तक जाएगा, उतना पॉजिटिव फिलहाल में नहीं। जब सिनेमा कारोबार अलग हो जाएगा तब जाएगा। कितना बताया आपने? 130-135 करंटली। 111 है। 200 तो बहुत दूर है, डबल है 200 तो। हाँ, डबल तो मेरे ख्याल से निचले स्तर से हो ही चुका है। अच्छी तेजी ऑलरेडी ये स्टॉक बढ़िया दिखा चुका है, मजबूत है। लेकिन फॉर ए चेंज आज इप्का के लिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है न्योमुरा की तरफ से। 618 से टारगेट 628 किया है। न्योमुरा का कॉन्फिडेंस तो लौट रहा है। चोपड़ा साहब, आपको कॉन्फिडेंस है? खरीदेंगे क्या आपकी इप्का? देखिए, फार्मा में मैं पर्टिकुलरली बहुत सिलेक्टिव रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी इश्यूज तो रहे हैं। और अगर आप इप्का की बात करें, अगेन एक मेजर डिक्लाइन हमने देखने को मिला, मतलब करीब 650 के स्तर से स्टॉक करीब 450 आया, 200 रुपये की गिरावट देखी, तो एक बाउंस तो संभव है। मगर आप मुझे अगर पूछें तो फार्मा में मेरी बेस्ट पिक होगी औरो फार्मा, जो मुझे लगता है कि कंफर्टेबली 700-750 के स्तर तक जा सकता है। उसके बाद मैं सन फार्मा को रिकमेंड करूंगा, जो कि मुझे लगता है 600-625 जा सकता है। अभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं फार्मा क्षेत्र के लिए। मैंने पहले ही भी आपके एक बार शो पे बोला था कि अगर जेनेरिक्स वाला इशू अगर खड़ा हो जाता है कंपनीज के लिए, तो उनके बड़े सारे ब्रांड्स हैं जो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हर एक ब्रांड 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ टाइप ब्रांड्स हैं इन कंपनीज के।
तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अभी भी वरीज आर फार फ्रॉम ओवर, बट अगेन जिस तरीके का डैमेज हुआ है स्टॉक प्राइसेस में, मुझे लगता है कि 10-15-20% का रिवाइवल बहुत आसानी से हो सकता है। इक्का में भी हो सकता है, और रादर मैंने जो अपनी जो टॉप पिक्स बताई ऑरो फार्मा और सन फार्मा, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। सही बात है। रजत जी, ONGC, गेल, ऑयल इंडिया, इनमें सबसे कमज़ोर आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि कच्चा तेल जिस तरह से देखिए फिसला है, अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो कंपनियों के नतीजे इस बार ढीले आएंगे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 5% अगर कच्चा तेल घटता है तो EPS में ONGC के 5 से 7% की गिरावट होगी, गेल के EPS में 3 से 4% की गिरावट होगी। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, गिरे भी हैं ये शेयर इम्पॉर्टेंट लेवल्स। और अब क्या मंदी करनी चाहिए या फिर देर हो चुकी है? आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ONGC तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड पूरा ही दिखा रहा है, और ये एक इनवर्स राउंडेड सॉसर जैसा फॉर्मेशन, मतलब ये अभी भी 10-15 रुपया नीचे तो मिनिमम जाएगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। एक सिग्निफिकेंट इवेंट जो अभी हो रहा है कि 89 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज बोथ आर स्लंटिंग डाउन, मतलब उसका ग्रेडियंट नीचे की तरफ है, और 89 डे इज जस्ट अबाउट टू कट द 200 डे मूविंग एवरेज। इसमें ये होता है कि दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द डाउन ट्रेंड, क्योंकि इसकी माने इट इज समथिंग लाइक जो अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट नेल टू द कॉफिन। सो अभी जोरदार रूप से भी सेलिंग इसमें हो सकता है, बट मान के चलिए कि ये सेलिंग इसके लिए लास्ट रहेगा। इसके बाद में ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा नीचे 150, 140 कुछ भी लेवल पे, उसके बाद में घूमेगा। ये काफ़ी अभी तो वीक ही है, आज के दिन तो इसको शॉर्ट करके ही खेलना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 168 रुपया 75 पैसा के ऊपर रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए मंदी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अब मंदी ना करें, बहुत गिर चुका है, यहाँ पर रुकना चाहिए। लुपिन के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, विस्तार में बताएंगे आपको। USFD की तरफ से यहाँ पर कुछ 5 आपत्तियां आई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर। शुरुआत हुई 60 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, निफ्टी 15 अंक मजबूत 9650, जिस लेवल की हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली वहीं पर खुलता हुआ निफ्टी पहली टिक पर 1/4% की मजबूती है। तेज दौड़ लगाने की तैयारी में है, निफ्टी 25 अंक ऊपर है, 50 अंक ऊपर सेंसेक्स है। मिड कैप इंडेक्स पर देखिए 55 अंकों का इजाफा, 1/3% मजबूत, और बैंक निफ्टी 40 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन लुपिन 1% नीचे है। अभी जो खबरें आई कि USFD की तरफ से आपत्ति आई, फॉर्म 483 पीतमपुर के लिए जारी किया गया है। विस्तार में देखेंगे कि कितनी सीरियस ये बात है, किस तरह के ऑब्जर्वेशन है। लेकिन लीवर 1% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। गेल, BPCL, IOC ये सब के सब हैं कमजोर। रिलायंस मजबूत 1% का बड़ा उछाल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। औरोबिंदो फार्मा 1% मजबूत, जी में 1% की तेजी। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, IT शेयर है मजबूत आज के सेशन में, और थोड़ी थोड़ी खरीदारी आपको दिखेगी टाटा स्टील जैसे शेयरों में। तो ये है मजबूती का रुझान। आइए वायदा कारोबार की 7% मजबूत है JP एसोसिएट, आज का स्टार परफॉर्मर। वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद शानदार तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। MCX 3% मजबूत, Fortis 3% मजबूत। IDFC यहां पर FIs की लिमिट खुल गई है खरीदारी करने के लिए, स्टॉक 2% मजबूत है। MCX जो कल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को अप्रूवल दिए सेबी ने, उसके बाद 3% मजबूत। फोर्टिस के लिए दाइची की याचिका खारिज कर दी दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसके बाद 3% की मजबूती यहाँ होती दिख रही है। रिलायंस डिफेंस के लिए भी कल पॉजिटिव खबरें आई थी, राफेल के साथ करार वाली बातें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, उसके बाद 2% आज ये स्टॉक मजबूत है। फेडरल बैंक के QIP को मिला है जबरदस्त रेस्पॉन्स, 1.5% का उछाल यहाँ पर। JSW एनर्जी खरीदारी की राय दे रहे थे वागले साहब, मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर तेजी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। तो ढेर सारे मिड कैप्स हैं जो बड़े एक्शन में तेजी की तरफ। कमजोर क्या है फिर? लुपिन, गेल जैसे शेयरों में नुकसान है, लेकिन इस बीच सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर है, और निफ्टी में 35 अंकों की शानदार खरीदारी। लेकिन मिड कैप शेयरों में देखिए क्या तेज रफ्तार है, लगभग 0.5% की तेजी यहाँ पर हो चुकी है। और बैंक निफ्टी भी 23,800 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। तो शानदार, बेहतरीन, दमदार पॉजिटिव शुरुआत भारतीय बाजारों की। बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए बाजार। फोर्टिस हेल्थकेयर इस पर रखिएगा नजर, 3% की तेजी, बड़ी तेजी आज इसमें देखने को मिल रही है। और फोर्टिस मल्हार पर भी रखिएगा नजर। पूरे ग्रुप के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई कि यहाँ पर अब प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेच सकते हैं, बेचना चाहते थे पहले भी, लेकिन देखिए डील नहीं हो पा रही थी, कोर्ट में मामला पहुंच गया था, और अब आप देखिए राहत आती हुई। तो दोनों ही स्टॉक्स, फोर्टिस मल्हार हॉस्पिटल और फोर्टिस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। डिफेंस सेक्टर पर रखिए नजर आज, और वैसे भी 25-26 तारीख को मोदी जी
अमेरिका की यात्रा पर पहुंच जाएंगे। तो आज देखिए फिर से रिलायंस डिफेंस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इवन पुंज लॉयड जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, तो ये पैक जो है वो मजबूत है। जेपी एसोसिएट्स के अलावा जेपी ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी नजर रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। जेपी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। जेपी पावर देखिए 5% ऊपर है। तो पूरा का पूरा जेपी ग्रुप अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाता हुआ। बल्कि डेट वाली जितनी कंपनियां हैं, एमटेक ग्रुप देख लीजिए 9% ऊपर, आज भी एमटेक ऑटो ट्रेड कर रहा है। दिक्कत में थी कंपनियां, लेकिन आज का दिन लग रहा है कि राहत वाला दिन है फिर से इस पूरे के पूरे पैक के लिए। जीएमआर इंफ्रा भी थोड़ा बेटर प्रदर्शन दिखाता हुआ आज आपको दिख रहा है। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स दो कह रहे थे, रजत जी मुक्ता आर्ट्स कह रहे थे खरीदारी करिए, वागले साहब कह रहे थे खरीदारी करिए। देखिए 5-6% की मजबूती के साथ इसने शुरुआत करी है। जी हाँ, 5% ऊपर मुक्ता आर्ट्स ट्रेड करता हुआ। ल्यूपिन जिसकी खबर की आप अभी बात कर रहे थे, वो यूएस एफडीए के कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, उसके चलते थोड़ा सा कमजोर है ये शेयर। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन बिल्कुल मामूली कमजोरी के साथ खुलता हुआ दिखा है। लेकिन आज का टॉप परफॉर्मर, स्टार परफॉर्मर जो बनने की तैयारी करता दिख रहा है वो है डीएलएफ। डबल सेंचुरी मारता हुआ ये स्टॉक, और लगातार हम पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, धीमे धीमे ऊपर की तरफ सरक रहा है। लेकिन आज जो बड़ी खबर है डीएलएफ के लिए वो ये कि बड़े दिनों बाद वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकला है। ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा इजाफा 2% का होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक है 1 से 1.5% मजबूत। यहाँ से तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है वागले साहब स्टॉक? बड़ा ब्रेकआउट बिल्कुल बिल्कुल 198-198.50 के स्टॉप लॉस से मैं फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूँ। बाई किया जा सकता है और मुझे लगता है 206-207 कल तक का व्यू बनता है। तो जो डीएलएफ के लिए उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इसी महीने रीट्स का इनका जो ट्रस्ट है वो आने की तैयारी, और जो ये खबरें हैं कि इसके चलते इन्हें बड़ा फायदा होगा जिनके पास कमर्शियल रियल एस्टेट है। तमाम रियल एस्टेट स्टॉक्स बड़े एक्शन में, जैसे थोड़ा बाहर आते हैं फिर से बैन में चल जाते हैं। इंडिया बुल्स देख लीजिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एक नितिन से राय ली जाए इस पर। नितिन, क्योंकि आप वायदा कारोबार के आंकड़ों को बेहद क्लोजली ट्रैक करते हैं, अभी यही बाहर है, आईबुल रियल और एचडीएल तो अंदर है बैन में। डीएलएफ क्या आपको भी लगता है कि इस एक्सपायरी तक एक अच्छी तेजी दिखा सकता है? देखिए जी, इसमें लास्ट वीक ही जब आईबी रियल एस्टेट और एचडीएल बैन में आए थे तो उस समय ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफ़ी होना चालू हुआ था डीएलएफ में, और वो करीब करीब 185-186 के रेंज में हुआ था और काफ़ी पोजीशंस उस लेवल पे बनी हुई थी। और एक्सपायरी वीक अगर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम और बनेगा, क्योंकि इसमें अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलर डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ 212-215 के टारगेट आपको मिल सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग 196-195 की रेंज में रखें, और ऊपर 212-15 के टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए तो ये बात डीएलएफ की। आप अगर सोच रहे हैं कि एचयूएल को आज क्या हुआ है, तो देखिए हमारी टिकट टीम आपको बता रही है। एक्स डिविडेंड हुआ है ये शेयर, कल आपने देखा था 1128 का लेवल इसमें देखने को मिला था, और आज देखिए 1110 का लेवल है। तो घबराइए मत, 10 रुपए का एडजस्टमेंट हुआ है, इसीलिए आपको 12 रुपए करीब ये शेयर नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कल दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इसने समाप्ति दी। गोदरेज कंज्यूमर भी आपने सही याद दिलाया, गोदरेज कंज्यूमर भी 1:1 एक्स बोनस हुआ है आज। तो गोदरेज कंज्यूमर में भी जो एडजस्टमेंट है, ठीक बात है, बोनस का है। कभी कभी लोग सोच के घबरा जाते हैं, कल भाव आज ये क्या हो गया। तो इसलिए देखिए ये जो हमारी टिकट टीम है इसको फॉलो करा करिए, लगातार आपको अपडेट यहाँ पर मिलते रहते हैं। इसके अलावा आज डिफेंस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। रिलायंस डिफेंस में तो देखिए अच्छा तेजी देखने को मिल रही है। इस पैक में मागले साहब आपको क्या सबसे अच्छा शेयर लगता है, ये बताइए। आप 2-3 दिन पहले कह रहे थे बीएमएल पसंद है, क्या अभी भी इन लेवल्स पर पसंद है? हेमंत, उसमें एक ही दिक्कत है, और 3 दिन पहले जब मैंने कहा था तभी भी वही थी कि वो बैन में था। आई थिंक 3 या 4 दिन पहले हमने, अनिल जी ने आइडेंटिफाई किया था 1440-1450 लेवल्स पे, तभी वो बैन में था। शायद आज भी बैन में है, लेकिन अभी भी मुझे वही स्टॉक बेस्ट लगता है। तो आपको कैश में शायद थोड़ी सी हल्की सी करेक्टिव मूव आती है। मुझे लगता है ये 1650 तक पोजिशनल व्यू इसका बैठता है। ऑन अ करेक्शन अराउंड 1500-1480 ये राइट लेवल्स होंगे बाय करने के। तो टारगेट क्या होगा आपका इस पे? 1600 से 1650, लेकिन 1-2 दिन का व्यू नहीं है, 2 से 3 हफ्ते का व्यू। जबरदस्त। और ये वैसे भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना है सरकार को, तो मर्चेंट बैंकर्स तो नियुक्त कर दिए गए हैं। अब यही है कि कौन कौन लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो अमेरिका की यात्रा से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, होनी भी चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वहाँ
जिस तरह से हिंदुस्तान के रिश्ते व्यापारिक सुधर रहे हैं तो बड़ा कामकाज तो होगा ही। प्रधानमंत्री बार बार ऐसे ही थोड़ी अमेरिका जाते हैं। सही बात है। लोगों को वहाँ इस बार वहां पर चुनाव हो रहे हैं एक जगह पे और वहां पर जा रहे हैं तो उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि देखिए मोदी जी वहां जा रहे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं और अमेरिका के लिए भी वो फायदे की बात कुछ निकाल कर ला सकते हैं वहां से। एक स्टॉक है जो लिक्विड कम है लेकिन उस पर मैं राय लेना चाहता हूँ। पता नहीं आज ये थोड़े इलिक्विड स्टॉक मेरे रडार पर आ रहे हैं। ओरेकल देखिए जरा वागले साहब, ओरेकल में कोई संकेत है? पता नहीं, ये स्टॉक जनरली कभी सुबह सुबह तो एक्शन में आता ही नहीं है, आज अचानक से एक्शन में आया है। स्टॉक 2% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 2.5-3% बढ़ रहा है। आईटी शेयरों पर थोड़ा सा आज पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती दिख रही है लेकिन इसमें ये जनरली कोई न कोई न्यूज़ के दम पर ही एक्शन में रहता है। तो क्या कुछ चार्ट पर कोई ऐसा एक्शन है, तेजी हो सकती है क्या? अनिल जी बिल्कुल आपने परफेक्ट आइडेंटिफाई किया है, लेकिन ये मैं कैश के लेवल्स दूंगा क्योंकि एफएनओ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इलिक्विड है। ठीक है, आपने बात की तब से ये 20-25 रुपए ऐसे मूव हुआ, वो बात अलग है, लेकिन 3710 का स्टॉप लॉस ये कैश के लेवल्स रखे और मुझे लगता है ये 3900 3950 यहाँ से भी 150 रुपए अपसाइड पोजिशनल व्यू बैठता है। पैटर्न एकदम क्लियर है। इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से स्टॉक मूव दिखा रहा है पता नहीं वापस ये जनरली एक्चुअली होता ही है इसमें कि वो 4000 के आसपास आता है, 4500 के आसपास आता है ओपन ऑफर की खबरें, हालांकि इस बार अभी तक आई नहीं है तो लेकिन अब स्टॉक में मूव बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, इस स्टॉक पर रहेगी नजर। मुझे याद है बजट के दौरान भी आपने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, तब अच्छी मूव इस स्टॉक ने दी थी। उस समय भी आपको याद है बजट के आसपास आपने एक बार बोला था। यस, उस समय तो भाव भी हेमंत मेरे ख्याल से 2100-2200 कुछ हुआ करता था, तब से स्टॉक क्या बड़ी तेजी में। अच्छा, एक और इलिक्विड स्टॉक आज जो एक्शन में आ रहा है कैनफिन होम्स, ये भी मेरे ख्याल से इस स्टॉक में स्प्लिट या बोनस की कुछ तो खबर थी, मैं भूल गया एक्चुअली। नितिन आपके रेडार पर है क्या कैनफिन होम्स? और इस स्टॉक में देखिए 1.5% की मजबूती बनी और 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक भी लगातार दमदार तेजी में आता हुआ दिख रहा है। अगर इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो क्या जबरदस्त मोमेंटम है कैनफिन होम्स का। यहाँ पर क्या एक्शन है? देखिए जी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और कंटिन्यूअस हर दिन अपटिक में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए और करीब 3430 का टारगेट इस लेवल से बनता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग 3280 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और अभी भी इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए वो करीब 3420 3430 के हो सकते हैं। चलिए दो और स्टॉक्स पर नजर रखिए, कैनफिन होम पर भी नजर रखिए। और देखिए अनिल ने अभी क्या बताया था आपको, OFSS क्या तेजी दिखा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर, जब ये चलता है तो बाजार को भी ऊपर लेकर जाता है। वागले साहब आपके टारगेट्स आने वाले हैं, देखिए 1500 के, ये बताइए 1550 के मेरे ख्याल में। आज भी बाजार को अगर कोई एक शेयर सहारा देने की कोशिश कर रहा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका अब बाजार में देखने को मिल रहा है। तेजी करना चाहेंगे क्या? मैं आज इसमें मुझे एफएनओ के पैरामीटर्स भी मैच हो रहे हैं। तो आज का दिन का जो लो है 1429, पहले तो मैं ट्रेडर्स को संबोधित करूं, 1425 के स्टॉप लॉस, 1470 के टारगेट्स आज और कल तक के, 1500-1550 के जो पोजिशनल व्यू है वो तो बनता ही है, बिल्कुल बनता है। मुझे लगता है अगले 3 से 4 दिन में वो आ सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर एक आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे। CNBC आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसको नेटवर्क 18 और टीवी 18 ओन करते हैं और उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और आपने और सिमी ने, मुझे याद है 3 दिन पहले एक साथ इस शेयर को चुना था, वहां से तो ये शेयर रुक ही नहीं रहा है। अगला स्टॉक में यही कवर करने वाला था, रेडार पे आया ही था एकदम, आपने सही टाइम पे बिल्कुल। लेकिन इसमें पहले ये कह दूं कि मुझे ये खुशी है कि हमने 4 दिन पहले जो बात की थी वो मूव अभी आ रही है। सिमी ने कहा था 1800 से पहले वो बेचेंगे नहीं, मुझे याद है। और वैसे ही काइंड ऑफ मूव इसमें पकड़ने में मजा है। इसमें डे ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, इलिक्विड है, नया स्टॉक है एफएनओ में, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1800-1825 तक अगले कुछ दिनों में जा सकता है। अच्छा, तो सिमी के गुरुजी जो हैं, मैं कहने वाला था वो हमारे साथ हम लोग एक दूसरे की मुंह की बात छीन रहे हैं। रजत सर, ये वो अभी मैं क्या बड़ाई करूं हेमंत, हम दोनों की ग्रेट माइंड्स थिंक रजत सर बताइए, ये बात तो आपके लिए भी लागू होती है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। सिमी जो आपके साथ ही सीख चुकी है चार्ट्स वगैरह, उन्होंने बालकृष्णा रिकमेंड किया था, हम 2-3 दिन पहले, हमारे मेरे ख्याल कल ही थी, कल या परसों, 3 दिन पहले। देखिए हेमंत जी को याद है 3 दिन पहले थी। तो बताइए कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज चार्ट्स पर आपको भी दिखती है तेजी? ये आपका जो वो प्रोग्राम हुआ था शाम के वक्त एक बार, जहाँ पे प्रकाश दीवान जी भी था, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज मैंने लॉन्ग टर्म के लिए 3000 रुपया टारगेट देके
रिकमेंड किया था 3 साल में 3000। इसका फंडामेंटल्स इतनी बढ़िया है, ये इस साल में डेट फ्री कंपनी बन जाएगा। इसका 57% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और जिसकी कैपेसिटी अभी और इंक्रीज कर रहा है। एंड ये ऑफ हाईवे टायर्स में मार्केट लीडर है, मतलब जो रिप्लेसमेंट मार्केट है उसमें वर्ल्ड लीडर है। इसका मार्जिन्स भी इसीलिए ज़्यादा है और इसका एक ऐसी चीज़ है जो बाकी कंपनी में नहीं मिलता है। इट इज़ अ कॉस्ट लीडर as well as its quality is superb. It has got a presence in 120 countries, 200 different outlets है, सब जगह पे बेचता है। मिशेलिन मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, लेकिन जब भी आप रिप्लेस करने जाएंगे तो बालकृष्ण का जरूरत पड़ता है। सही कह रहे हैं। बालकृष्ण इज अ ग्रेट बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। आज वागले साहब की जो 1800 का टारगेट, उसमें मुंह में घी शक्कर मैं इस शेयर अपना पोर्टफोलियो में ओन करता हूँ। मैं तो ये चाहूंगा कि ये थोड़ा नीचे आए और खरीद पाए। नहीं, और अगर 1800 हो गया रजत सर तो खाली मुंह में घी शक्कर से काम नहीं चलेगा, एक्चुअली में भेजना पड़ेगा। हाँ, अच्छा एक बात और क्योंकि वागले साहब तक पहुंचेगी तो हम तक भी थोड़ी बहुत तो पहुंच ही जाएगी। मिशेलिन की आपने बात करी ना रजत जी, तो मिशेलिन ने अपना आउटलुक खुद रिवाइज किया है। तो आप जो कह रहे हैं मिशेलिन इतना बुलिश है विदेश में, उन्होंने अपना आउटलुक रिवाइज किया है। इसी के चलते दरअसल यहाँ पर भारत में ये शेयर चल रहा है। फंडामेंटल्स विजय जी से भी पूछते हैं। विजय जी ये बताइए, आपको कैसा लगता है 3000 का टारगेट देखिए दे रहे हैं रजत जी, कितनी जल्दी हासिल हो सकता है ये बताइए। देखिए, कहना थोड़ा कठिन होता है कि जब यहाँ से कोई स्टॉक डबल होगा तो वो कितने समय में होगा, मगर निश्चित रूप से फंडामेंटली स्ट्रांग है, चार्ट्स पे स्ट्रांग है, नंबर्स अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, और यही सब कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जब किसी कंपनी को आप फंडामेंटली आंकते हैं और जांचते हैं। और जैसे रजत जी ने भी बोला कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वहाँ पर बहुत स्ट्रांग है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो मुझे भी लगता है कि संभवतः 2000 के स्तर पर तो बहुत जल्दी जा सकता है, आने वाला हो सकता है 6 महीने के अंदर आपको ये मूवमेंट दिखे, और 3000 भी संभवतः आपको कुछ समय लगेगा, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको लेके रख सकते हैं। मार्केट में कई बार करेक्शंस भी आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली कहीं कंपनीज में प्रॉब्लम आ जाती है करेक्शन की वजह से, बट अगेन आई एम फेयरली बुलिश ऑन द स्टॉक एज वेल। रिलायंस ये है स्टॉक जिस पर आज नजर रखनी चाहिए, और मेरी स्क्रीन पर कम से कम 8 या 9 ब्लॉक डील्स होते हुए दिख रहे हैं रिलायंस में, एक के बाद एक 50-50 हज़ार शेयरों के ढेर सारे ट्रेड रिलायंस पे होते हुए दिख रहे हैं। 1440 1441 की रेंज, एक ही रुपए की 1439 से 1441, 2 रुपए की रेंज में भारी भरकम वॉल्यूम, और ये तमाम वॉल्यूम हुआ है एनएससी पर। ओह, 11 लाख शेयरों का कारोबार ऑलरेडी हो चुका है सुबह। शुरुआती मिनटों में तो रिलायंस में बड़ा दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये एक स्टॉक है जो एक्शन में है वॉल्यूम की वजह से। एक और स्टॉक जो आज एक्चुअली बड़े टिकट साइज के स्टॉक्स का दिन है, डीएफएम फूड्स। ये स्टॉक लाइए डीएफएम फूड्स, मुझे नहीं पता चोपड़ा साहब ट्रैक करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैं पूछूंगा उनसे। लेकिन डीएफएम फूड एक और स्टॉक है जिसमें आज एक एनएससी पर और एक बीएससी पर 2 बड़े ट्रेड होते दिखे हैं। बीएससी पर 2.25% हिस्सेदारी बदली है इस स्टॉक की, और एनएससी पर बदली है 0.5% हिस्सेदारी, यानी कि लगभग 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी डीएफएम फूड की बदलती हुई दिख रही है। 2,15,000 शेयरों का ट्रेड हुआ है बीएससी पर, और एनएससी पर 50,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। तो ये एक और स्टॉक है। वागले साहब इसके चार्ट्स आप तैयार रखें, तब तक मैं एक राय चोपड़ा साहब से लूँ। चोपड़ा साहब, 2.5-3% हिस्सेदारी बदलना बड़ी है। कंपनी पर आपकी नज़र है, कैसी ये कंपनी क्या करती है और क्या यहाँ पर क्या व्यू बनता है? देखिए, इस कंपनी में एक मेजर करेक्शन हुआ था करीब 2100 साढ़े 2100 के स्तर से, ये सीधा करीब 1100 के रेंज में आ गया था, और थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर इसमें एक मूवमेंट शुरू हुआ है 1180 के लगभग से। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू कर सकता है अपना अप मूव, और संभवतः ये 1600 की स्तर पर जा सकता है। जहाँ तक आपने फंडामेंटली सेक्टर के बारे में बात करी और कंपनी के बारे में बात करी, मुझे लगता है कि जितनी भी एग्रेरियन और फूड रिलेटेड कंपनीज हैं, they should do well in the longer term, और DFM Foods प्राइमरली जो अपना स्नैक सेगमेंट है उसमें अच्छा काम करता है। जैसे कुछ लीडिंग ब्रांड्स हैं क्रैक्स जैसे, जो कि काफ़ी फेमस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी ठीक है। मुझे लगता है कि फूड रिलेटेड कंपनीज शुड डू गुड इफ दे डू नॉट डू एनीथिंग स्पूकी, कहीं बहुत ज़्यादा डेट का इशू ना हो। तो जितनी भी फूड रिलेटेड कंपनीज हैं, एग्री रिलेटेड कंपनीज हैं, इन द लॉन्गर टर्म दे शुड डू गुड। और अभी डीएफएम में भी मुझे लगता है कि एक बार को तेज़ी बनती है, यहाँ से 200-250 रुपये का तेज़ी देखने को मिल सकता है। क्रैक्स, बचपन की याद दिला दी। क्रैक्स
क्रैक्स वाला ब्रांड बनाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो है। एग्जैक्टली, तो ये वो कंपनी है जो क्रैक्स बनाती थी। और आपको तो याद है स्कूल में तो बिल्कुल बिल्कुल याद है, फेवरेट हुआ करता था क्रैक्स। खैर डीएफएम फूड्स काशीन कंपनी ना अपने नाम अपने प्रोडक्ट्स के नाम से दें। बहुत सही कह रहे हैं। तो देखिए उससे क्या है कि लोगों को जागरूक, अब क्रैक्स मुझे याद आ गया और हमारे एक्सपर्ट को याद आ गया। हमारे मैनेजमेंट गुरु हेमंत की राय है। नहीं, और इसमें जो ब्रांड सबसे अच्छा चलता है उस नाम से कंपनी को अपना नाम रखना चाहिए। अब डीएफएम फूड्स, आदमी को थोड़ा सोचना पड़ता है। नहीं, और ब्रांड से जैसे अभी एक हाल ही में एक इशू आया था शीला फोम्स, जो कर्लोन गद्दे बना स्लीपवेल के नाम से, स्लीपवेल, हाँ जो स्लीपवेल, अगर स्लीपवेल के नाम से बना और लोग नहीं पैसा लगाते हो तो लगा दें। सही बात है, आराम से कई लोगों के पास होंगे उसके फोम्स, लेकिन मैट्रेसेस, लेकिन बराबर। लेकिन अच्छा, एक स्टॉक जो आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरी पकड़ में आया है अभी, डिफेंस, जिस पर आप सुबह से इतना बुलिश हो रहे हैं, रिलायंस डिफेंस। एक्चुअली आज ऐसा लग रहा है जिस शेयर के नाम के आगे रिलायंस लगा हुआ है, सारे, क्योंकि मैंने अभी सॉर्ट करके देखा, सारे रिलायंस नाम के शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो रिलायंस डिफेंस। देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और इसी पर एक राय ले ली जाए, क्यों वागले साहब चार्ट रेडी हो गए? अच्छा, मैं तो लिख के दिया था। अच्छा, मैंने कहा था मुझे मॉर्निंग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी 6% मुझे भी जब दिखा तभी पूछा मैंने आपको। बताइए अब क्या दिख रहा है? आज नीरज की टीम में था ये स्टॉक। अच्छा, ओके। मतलब ये एक लेवल, जो अहम लेवल है, जो रेजिस्टेंस था 58, उसके ऊपर टिक रहा है। आज का ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है, तो 58 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। आपकी रिस्क 2 रुपए है और मुझे लगता है 66 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मैं यहाँ से 10% अपसाइड की बात कर रहा हूँ 1 से 2 से 3 दिन में। 1 से 3 दिन के लिए। अच्छा हेमंत, एक बार फिर से दोहराएं, प्रधानमंत्री की 26 जून 25 तारीख को आएगा क्या वार? मोदी जी अमेरिका में है। आज 22 है ना? हाँ, तो रविवार और सोमवार, संडे भाई, हमारे संडे और मंडे, संडे वो छुट्टी का उनको बराबर ध्यान रहता है। संडे है, संडे से लेकर संडे और मंडे 2 दिन। अच्छा, 2 दिन के लिए। तो देखिए ना, जब बाजार खुलेंगे ना तब वो खबरें आ जाएंगी। परफेक्ट, एकदम वागले साहब के चार्ट एकदम सही है। 1 से 3 दिन क्यों, देखिए सीधा एक दिन कल हो गया और दूसरा दिन होगा मंगलवार को ट्रेडिंग के लिहाज से। ये टारगेट आने हैं तो मंगलवार को आ जाएंगे, बात पक्की, ये बात है। अच्छा, डिफेंस सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस रहा भी है, मेक इन इंडिया पर फोकस रहा भी है। आप पिछले 5-10 दिन से देख लीजिए किस तरह के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। टाटा कह रहा है कि मैं एक जॉइंट वेंचर कर रहा हूं, मैं भारत में लड़ाकू विमान बनाऊंगा। रिलायंस डिफेंस ने भी कह दिया मैं कर रहा हूं। एस्ट्रा माइक्रो में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी कंपनियों को देखें तो एल&टी जैसी कंपनियां, टाटा ग्रुप को फायदा हो सकता है। अच्छा, छोटी कंपनियों में देखें तो रिलायंस डिफेंस को फायदा होता है। जनरली हम देखते हैं जब अमेरिका की यात्रा होती है तो ये वाले शेयर तो चलते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और खबर है जो वो ये कि ये सीडीआर से भी बाहर निकल रहा है। एक्चुअली वो काफी टाइम से जो वो चल रहा था, तो वो भी चल रहा था, वो भी एक खबर है रिलायंस डिफेंस के लिए। मेरे ख्याल से हमारी रिसर्च टीम इस खबर पर और ज्यादा डिटेल निकाल कर लाएगी। लेकिन ये 2 बड़ा पॉजिटिव, एक तो जो हेमंत कह रहे हैं प्रोस्पेक्टिव है, एक रेट्रोस्पेक्टिव कि अगर सीडीआर से ये बाहर निकल रहा है तो फिर ये इस स्टॉक के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। शायद इस खबर के दम पर भी ये एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जो है एक्शन में आने की तैयारी में, आज इंसिडेंटली सारे बड़े प्राइस के स्टॉक्स पे एक्शन होता दिख रहा है। आदित्य बिरला नुओ स्टॉक में प्राइस वाइज एक्शन आना बाकी, लेकिन वॉल्यूम वाइज एक्शन एबी नुओ में आता हुआ दिख रहा है। इस पर मैं एक राय लेना चाहता हूं नितिन से। नितिन, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए एबी नुओ 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है आदित्य बिरला नुओ में। कोई ऐसी खबर तो मैंने आदित्य बिरला नुओ में आज सुनी नहीं है, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है ना कल था। अच्छा, नितिन की कॉल ही है। ओके, नितिन ने आज रिकमेंड किया है खरीदारी। अच्छा, आप ही ने रिकमेंड किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक चीज। अच्छा नितिन जी बताइए, एबी नुओ आपकी रिकमेंडेशन पर देखिए एक्शन तो शुरू हो गया है काउंटर पर, बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं? देखिए, जब भी प्राइस एक्शन नहीं आया है, बट जिसे वॉल्यूम्स, ओपन इंटरेस्ट का एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें एक्यूमुलेशन और बाइंग हो रही है। और इसमें अभी का जो वॉल्यूम है वो लास्ट कल के क्लोजिंग वॉल्यूम से ज्यादा हो चुका है। और परसों आप देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे और ऊपर की तरफ मूव किया था। तो मुझे लग रहा है इस लेवल पे इसमें बाइंग हो रही है। आज एफएनओ में बाइंग होनी चालू हो गई, ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। 1660 का स्टॉप लॉस बनता है, केवल 15 रुपए का। और मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम नॉर्मली बहुत अच्छी होती है और इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न काफी अच्छा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो मैं समझ रहा हूँ शॉर्ट टर्म टारगेट करीब 1750 होंगे और थोड़ा और एक्सटेंड करूँ तो 1800 तक के टारगेट मुझे लगता है कि मिल सकते हैं। ओके, और रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस डिफेंस के बाद क्या ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? देखिए एडीएजी पैक जब एक शेयर चलता है तो बाकी सारे भी चलते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए भी आपको एक कुछ ही देर में खबर बताऊंगा। रिलायंस इंफ्रा सर क्या टारगेट है?
जस्ट अभी हेमंत उभर कर आ रहा है। मैं एफएनओ के लेवल्स निकालता हूँ, मुझे आप आधा मिनट दीजिए। जी जी। हाँ, ये जो कल का हाई है 495, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, करंटली 498, 9850 है, तो आपको 3-3.5 रुपए का रिस्क लेना होगा। ओके। और मुझे लगता है 508, 510 आज से कल तक का टारगेट है, मतलब 3-4 रुपए रिस्क, 10-12 रुपए अपसाइड। और साथ में रिलायंस कम्युनिकेशन भी देख लीजिए, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज टेलीकॉम कंपनियां जो डेट के नीचे डूबी हुई हैं, उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। और देखिए, आउटकम तो बाद में आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पहले बिल्टअप हो जाती हैं, कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। वैसे भी सरकार देखिए डेट वाली कंपनियों को राहत देने की कोशिश लगातार कर भी रही है। बैंक्स की तरफ से भी नए नियम बनाए जा रहे हैं। कल तो हमने देखा सेबी ने भी किया। रिलायंस कम्युनिकेशन क्या दौड़ सकता है सर? कोई 21 तक का लिमिटेड अपसाइड है, परसेंटेज में शायद वो काफी हो सकता है, और बड़ी मूव आएगी तो 21 के बाद ही, और वो पोजिशनल व्यू होगा। फिर 23-26 की बात करेंगे। फिलहाल मैं 21 की तरफ की बात तो ये बैंड से बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक 21 क्रॉस नहीं करेगा। हाँ, वो बैंड में है, चक्कर वही है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। वाकई से आपके चार्ट की रीडिंग थम्स अप। थैंक यू। हाँ, ओके। अच्छा, लेकिन एक और स्टॉक जो मुझे लगता है अब दौड़ लगाएगा, भले आज लगाइए, अब 1-2 दिन लगे, फेडरल बैंक। क्योंकि ये जो QIP वाली खबर है हेमंत, ये बड़ी पॉजिटिव है। क्योंकि एक तो रेस्पॉन्स, दूसरा ये कि ये QIP होने के बाद एक तरह से बेस हो गया कि 114-15 तो अब बेस हो गया। जैसे कैसा था वो यस बैंक के लिए, जब 1500 रुपए में यस बैंक ने QIP किया, उसके बाद 1500, जब तक कोई ऐसी खराब खबर ना आए तब तक टूटता नहीं था। तो सेम इनके लिए ये बड़ी चीज हो गई। दूसरी बात है कि इस QIP के बाद 8% की बुक वैल्यू बढ़ जाने वाली है। तो ऐसे में बैंक स्टॉक्स तो बुक वैल्यू पर ट्रेड करते हैं, और अगर 8% से ये बुक वैल्यू बढ़ी, 8 रुपये से बुक वैल्यू अगर बढ़ेगी, तो फिर सीधी सीधी बात है कि इनको जो मल्टीपल्स मिलते हैं वो और बेहतर होते हुए दिखेंगे। तो एक तो राय फेडरल बैंक पर नितिन जी से ली जाए, साथ ही फंडामेंटल राय एक बार चोपड़ा साहब से भी ले लेते हैं। चोपड़ा साहब, 119 में खरीदना चाहिए, और नितिन जी आप भी तैयार रखें वायदा कारोबार के डेटा। मुझे लगता है बिल्कुल लेना चाहिए, और जिस तरीके से रिस्पांस आया है इस QIP का, संभवतः ये आपको 130 के आसपास भी जाता दिखे, तो 130 के स्तर के लिए इसको खरीदा जा सकता है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जब हम इसके पैटर्न्स को पढ़ते हैं तो पैटर्न आर ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव। और यहाँ पे जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा अनिल जी कि बेस बनता दिखा है, तो 130 के स्तर के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। चलिए, तो फेडरल बैंक स्टॉक ऑफ द ईयर भी हो सकता है, इस पर रखिएगा नजर। रिलायंस कैपिटल, ये एक और ADAG पैक का ही दिन है आज। बागले साहब बताइए, इसके चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? नॉर्मली हेमंत, इंफ्रा और कैपिटल साथ में मूव होते हैं, तो करंटली 634, 634.50 है। मैं समझता हूँ 629, जो कि बहुत लंबा स्टॉप नहीं है, और 645, 648 के इंट्राडे टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके। और इस बीच अनिल अंबानी ग्रुप को लेकर ये एक और खबर आती दिख रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन कह रहा है कि हमने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये एक और खबर है। चलिए, इस बीच हम चूंकि बात कर रहे थे फेडरल बैंक पर, जवाब लेकर तैयार हैं नितिन जी बताइए अपनी राय फेडरल बैंक पर। देखिए जी, फेडरल बैंक में सबसे बढ़िया बात है कि डाउन साइड काफी लिमिटेड है। जैसे आपने बताया 113-14 का जो लेवल है वो टेक्निकली सपोर्ट भी है, और इसमें रिसेंटली कल जैसे काफी अच्छा डिलीवरी बेस्ड बाइंग हमने देखी, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उससे ज्यादा डिलीवरीज हुई हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे ट्रेडिंग टारगेट भी अगर आप रखते हैं तो करीब 128, 130 का बनता है, और 114 का स्टॉप लॉस बनता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। 114-15 के आसपास कहीं स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर मैं डिलीवरी के हिसाब से भी कोई स्टॉक ढूंढ रहा हूं जो मैं 1-1.5 महीने की होल्डिंग रखना चाह रहा हूं, तो वहां पे आपका 110 का फाइनल स्टॉप लॉस बनता है। करीब 140 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। तो प्राइस टू बुक 130 तो मिनिमम बनता है फेडरल बैंक के लिए, और उस लिहाज से फंडामेंटली ये स्टॉक बढ़िया होता दिख रहा है। लेकिन देखिए, बात एक तरफा नहीं होगी। जो स्टॉक जिस तरफ मूव देंगे हम दोनों तरफ बात करेंगे। और आज मजबूत बाजार में देखिए, शॉर्ट करने का मजा भी मजबूत बाजार में है, और लॉन्ग करने का मजा भी कमजोर बाजार में, तब तो एक्शन होता है। एक स्टॉक जो रडार पर आ रहा है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रजत सर, वैसे तो वागले साहब की स्माइल बता रही कि उन्हें कमजोर दिख ही रहा है, लेकिन रजत सर को भी मैं पूछ लेता हूँ। रजत सर से हमने आज सुबह सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले ये सवाल पूछा था कि अगर 5% ऑयल में गिरावट होती है तो गेल के EPS में 3 से 4% का कट होता है, ONGC के EPS में 5 से 7% का कट होता है। तो उनको क्या लग रहा है? उन्होंने कहा था ONGC भी कमजोर है, गेल भी कमजोर है। बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब चूंकि रजत सर की राय फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों है, तो अब इन लेवल्स पर शॉर्ट बनता है पहली बात, और बनता है तो स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए।
359 to 357 इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सपोर्ट जोन है। ये टूटने के बाद में ये 345 तक जा सकता है। आपको अगर शॉर्ट करना है तो पिछले कुछ दिन पहले एक लो बनाया था 366 रुपया 20 पैसा का, उसके ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के 345 की उम्मीद करके वायदा कारोबार में आप पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि इतना नीचे आज के दिन चला जाएगा ऐसा उम्मीद थोड़ा कम है। आज 355 353 यहाँ तक तो जा सकता है। तो ये है स्टॉक गेल पर आए, बस ये 370। हाँ वागले साहब आप कह रहे थे? और एक स्टॉक इसमें ऐड करना चाहूंगा ये कैटेगरी में, ऑयल 100% ऑल इंडिया। आज का ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है 286.80 और अभी सिर्फ 284 है। मुझे लगता है ये 278 275 तक 1 से 2 दिन में जा सकता है। MRPL भी जोड़ लीजिए सर, ये चारों ही शेयर ONGC, गेल, ऑयल इंडिया, MRPL, ये सब शेयर अब मैं तो ये नजर आ रहे हैं। इससे एक कदम आगे एक और बात कहता हूँ। हाँ, बताइए। कि ये जब कच्चे तेल से जो लोग सोचते हैं कि OMC को फायदा, ये भी छोड़ दीजिए। HP, BP, IOC ये भी सब टॉप बना चुके हैं। ठीक बात है। अब बहुत जल्दी ये बढ़ने वाले नहीं हैं। तो हमारा सदाबहार शॉर्ट IOC जो कहाँ हो गया, IOC पहुंचा है कि 400 के नजदीक IOC कहाँ पहुंच गया है देखिए। हाँ 405 तक आ गया 450 से हम लगातार करेंगे शॉर्ट कीजिए। देखिए 2 हफ्तों का चार्ट आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से निफ्टी का स्टॉक होने के बावजूद IOC धीरे धीरे सरक रहा है। वो तब जबकि कच्चा तेल इतना कमजोर है, और वो भी तब जबकि बाजार लाइफ हाई पर है, उसके बावजूद देखिए 7% नीचे 450 के आसपास से ही गिरता हुआ। चलिए आप सबसे लेंगे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा साहब, नितिन जी, रजत सर और वागले जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ आज जुड़ने के लिए। 121 अंक बढ़िया आंकड़ा है ये, जहां पर सेंसेक्स से मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ इस वक्त 30 अंक ऊपर है निफ्टी। हमारे साथ जुड़ चुके बाजार के एक और जाने माने फंड मैनेजर पंकज टिबरेवाल साहब, कोटक म्यूचुअल फंड से। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि ये जो थकाने वाला काम हो रहा है बाजार में, 200 पॉइंट की रेंज में इतने 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? तेजी होगी या यहाँ से थोड़ा और नीचे जाने की आशंका बढ़ रही है अब? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, अनिल जी। अगर आप जनवरी से देखें तो मार्केट करीबन 18% ऊपर है निफ्टी, और स्टॉक स्पेसिफिक कई स्टॉक्स 50% से भी ऊपर है। तो हमें लगता है कि इस लेवल पर मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा सा डाउनसाइड बायस की भी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि जिन भी कंपनियों से हम मिल रहे हैं स्पेशली B2C, तो हमें ये फीडबैक आ रहा है कि जून महीना काफ़ी ट्रेड के लिए डी स्टॉकिंग का महीना रहा है, क्योंकि GST की काफ़ी अनसर्टेनिटी है। और ये न भूलें कि इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है जो देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसके हिकअप्स, टीथिंग इश्यूज रहेंगे, जो हमें लगता है 1 तिमाही से 2 तिमाही लगेंगे सेटल होने में। तो जो कॉर्पोरेट्स के नतीजे आने वाले हैं जून में, अप्रैल मई का महीना काफ़ी ठीक रहा है कई कंपनियों के लिए, बट जून का महीना में काफ़ी ट्रेड की डी स्टॉकिंग हमें सुनाई देने लगी है। तो हमें लगता है कि ये तिमाही प्लस सितंबर तिमाही में कहीं ना कहीं आपको नतीजों में थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा, और मार्केट का उस समय अगर सेंटिमेंट ठीक रहा तो मार्केट उसको शॉर्ट टर्म एवरेशन बोल के आगे बढ़ जाएगा। बट अगर कोई भी कारण ग्लोबल या लोकल के कारण मार्केट में थोड़ी भी सेंटिमेंट वीकनेस रही तो मार्केट उसे थोड़ी हार्शली ट्रीट करेगा। तो इस स्टेज पर कॉशन एडवाइजेबल है, और हम आपके दर्शकों और इन्वेस्टर्स को बोलेंगे कि थोड़ा सा कॉशियस वे में करें, रेगुलर और स्टैगर वे में इन्वेस्टमेंट करें। ओके, तो स्टैगर्ड वे में निवेश जारी रखें, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। टिबरेवाल साहब की ये राय। सर, घाटे वाली कंपनियों को जिस तरह से अब रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, PSU बैंक्स के लिए अच्छी खबर मानी जाए, और इन दोनों में से किस पॉकेट पर आप ज़्यादा बुलिश हैं? अगर आप देखें तो ये जो गवर्नमेंट और RBI का स्टेप है, और जो उन्होंने स्टार्टिंग में 12 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया है जिसे NCLT को रेफ़र किया जाएगा, और वहाँ बैंक्रप्सी कोर्ट को इन्वोक किया जाएगा, ये काफ़ी इनकरेजिंग स्टेप्स है टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन। आज सारे बैंकर्स डरे हुए थे कि अगर वो कहीं रेजोल्यूशन कर देते हैं तो कभी ना कभी बाद में CVC, CBI उनके पीछे आएगी, और कोई कलम और साइन करने को तैयार नहीं था। हमें लगता है ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप में। अगर आप हमारा पोजीशन देखें पोर्टफोलियोज में, तो हम काफ़ी टाइम से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ ओवरवेट हैं, और PSU बैंक्स में खाली बड़े
जो PSU बैंक्स हैं वहाँ पर हमारा वेटेज है। हमारा ये मानना है कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। अगर कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो FY17 में अगर आप देखें तो लोन ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर बैंक का टोटल मार्केट शेयर 100% था और स्टॉक लेवल पर उनका मार्केट शेयर 24% है, बट इंक्रीमेंटल बेसिस पर 100% मार्केट शेयर है और डिपॉजिट में ये 4 गुना है। तो कहीं ना कहीं PSU बैंक्स का मार्केट शेयर कम हो रहा है इंक्रीमेंटल बेसिस पर, और हमारा ये मानना है कि 3 से 5 साल में जो आज 24-76 है वो कहीं ना कहीं 60-40 या 50-50 हो सकता है, बिकॉज PSU बैंक्स में आज भी कैपिटल की प्रॉब्लम है। तो हमारा ये देख के हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर आज भी पॉजिटिव हैं और PSU में बहुत सिलेक्टिव नेम्स पर पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट्स ओके और इस बीच बाजार देखिए 115 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, निफ्टी 30 अंक मजबूत दिख रहा है। एक स्टॉक जो बड़ी तेजी से भागता दिख रहा है जिस पर अभी सवाल हुआ था वो है NPA और डिस्ट्रेस एसेट्स की समस्या को लेकर, और JP एसोसिएट अब 9% का बड़ा उछाल दिखाता हुआ दिख रहा है। देखिए आज के हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जो कुछ भी लेनदारों ने राहत दी है IBC से, यानी कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड से, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जमीन बेचकर 13,000 करोड़ रुपए जुटाकर कर्ज चुकाने की जो योजना है वो काम आती हुई दिख रही है। अब एक और बैंकिंग शेयरों से जुड़ा सवाल लेना चाहता हूं पंकज टिब्रेवाल साहब आपसे, वो ये कि कल जो MPC के मिनट्स आए हैं बाहर, उसमें एक ढोलेकिया साहब थे वो ये कह रहे थे कि भाई ½ रेट घटाइए, गवर्नर साहब का इरादा है नहीं। चलिए ये तो पिछली मीटिंग के मिनट्स है, लेकिन जो माहौल है जिस तरह से उसके बाद और महंगाई दर कम हुई है, उम्मीद की जाए कि अगली पॉलिसी में रेट घटेंगी अगस्त में। तो अगर आप देखें तो पिछले पॉलिसी और इस पॉलिसी में जो टोन है कंप्लीटली डिफरेंट है। पहले अगर आप देखें तो 1-2 जो MPC के मेंबर्स हैं वो रेट हाइक की भी बात कर रहे थे। इस MPC मीटिंग्स की जो मिनट आए हैं कल, उसमें सभी का ये व्यू है कि इन्फ्लेशन ने उनको नीचे की तरफ सरप्राइज किया है पॉजिटिवली। तो ये एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। हमें लगता है और हमारा कॉल है कि अगस्त में 1 रेट कट की अनुमान है, और डिपेंडिंग ऑन डेटा या तो 1 रेट कट दिसंबर में भी आ सकता है, बट एक क्लियर शिफ्ट है कि इन्फ्लेशन डेटा हमें डाउनसाइड में पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है। और MPC का ये पूरा प्रयास है कि इन्फ्लेशन को लॉन्गर टर्म तक 4% के आसपास को स्टेबलाइज किया जाए, सस्टेन किया जाए। और आप देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन सब जगह लास्ट 3 साल से काफ़ी कम है, और हमारा मानना है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर स्पाइक होना चाहिए, कमोडिटी इन्फ्लेशन स्पाइक होनी चाहिए। तो अगर ये है तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ये गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों का कॉस्ट आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल में कम होना चाहिए। चलिए बात तो ये रहा है बैंक्स पर। लेकिन आप देखिए JPL जो बता रहे हैं बैन में रहने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आज रिलायंस कम्युनिकेशन देखिए ये भी बैन में है, और यहाँ पर अभी खबरें भी आई हैं, तो ये भी शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। जॉइंट लेंडर फोरम की मीटिंग है आज शायद भूषण के लिए, तो ये तमाम डेट वाली कंपनियां आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, इसे आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन सर ग्लोबल मार्केट्स पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। ये बताइए आपने किस तरह से रीड किया जो कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, भारत की इकॉनमी के लिए अच्छी खबर मानकर तेजी करने का व्यू है, या दुनिया भर में मंदी होगी तो फिर भारत में फिर कैसे तेजी हो सकती है? आपका क्या व्यू है ये बताइए। अगर इस रैली को देखें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE में हो रहा है, ये खाली अपने इस भ्रम में ना रहें कि ये डोमेस्टिक लेड रैली है, ये एक्चुअली ग्लोबल लेड रैली है। अगर आप MSCI वर्ल्ड देखें और वहाँ पर 75% कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें MSCI वर्ल्ड की, तो वो सब इंडेक्सेस आज ऑल टाइम हाई हैं, चाहे वो S&P हो या आपका ब्राज़ील हो या मेक्सिको हो, सब ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। तो ये ग्लोबल लेड रैली हुई है। अगर यहाँ से ग्लोबल वीकनेस आता है तो हम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक ग्लोबल अपने को साथ में लेके चलना होगा। सेकंड, अगर आप देखें तो मार्केट का ब्रेथ स्पेशली S&P 500 में काफ़ी नैरो हो रहा है, वो एक चिंताजनक का विषय हो सकता है। अगर मैं आपको एक डेटा दूं कि जनवरी से लेके अभी तक जो भी S&P में गेन हुआ उसका 85% गेन खाली टॉप 10 S&P के 500 के स्टॉक से आया। बाकी 90% स्टॉक S&P में इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, और खाली 15% जो गेन है टोटल S&P का उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो मार्केट का ब्रेथ काफ़ी नैरो है। वही टेक्नोलॉजी शेयर, वही जो लार्ज वेटेज शेयर्स हैं वही वहाँ पर चल रहे हैं और इंडेक्स के ऊपर ले जा रहे हैं।
जो पैसिव इन्वेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उल्टी भी मार पड़े। जब मार्केट नीचे आएगा, ETF का रिडेम्पशन आएगा, तो ये लार्ज वेट्स में प्रेशर भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्पेशली S&P 500 में थोड़ा फटीक दिखना चालू हुआ है। और प्लस लोगों का जो व्यू था ट्रंप के लिए कि वो आएंगे, देश को बहुत इंपॉर्टेंट और ग्रेट बनाएंगे, वहां पर कहीं ना कहीं शंका का विषय आ रहा है। सर, ये कल की खबर पर एक राय आपसे लेना चाहता हूँ। वो जो मेनलैंड चाइना वाले क्लास ए शेयर्स अब MSCI इंडेक्स में शामिल हुए हैं इमर्जिंग मार्केट्स के, तो ये बताइए कि क्या, दो सवाल हैं इसमें मेरे। एक तो क्या कि भारतीय बाजारों में से FIs का पैसा बाहर निकलेगा, दूसरा ये अगर बाहर नहीं निकलेगा तो क्या जो नया पैसा आने वाला है वो कम होगा? अगर आप देखें तो नियर टर्म में इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चाइना का इंक्लूजन जो हुआ है वो फैक्टर ऑफ 5% ही हुआ है। इसका मतलब कि देश इंडिया का जो वेटेज है खाली 10 बेसिस पॉइंट से नीचे आएगा। बट अगर नेक्स्ट 3, 5, 7 साल में जो उनकी लंबी समय होती है उसमें अगर वो फुल फैक्टर इंक्लूजन करे तो चाइना का वेट जो आज 27-28% है, उसकी उम्मीद है कि वो 45% जा सकता है जो ए शेयर्स को इंक्लूड किया जाए। तब कहीं ना कहीं जो वेटेजेस बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको रिशफल होना होगा। और अगर आप देखें तो इस इंडेक्स के चेंज के बाद नेक्स्ट 2-3 साल में टोटल ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एशिया का वेट सबसे ज़्यादा होने वाला है। और अगर आप एशिया पर पैसा एलोकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज भी जिस भी फंड मैनेजर से बात करिए आप, वो इंडिया पर या तो न्यूट्रल या ओवरवेट है, अंडरवेट बहुत कम शंका में लोग दिखेंगे। चाइना में ये एक कंसेंसस कॉल है अंडरवेट का, जो उनको काफ़ी पे ऑफ किया है लास्ट 2 साल में, बिकॉज चाइना मार्केट कहीं नहीं गया है और इंडिया मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि ये इंडेक्स एक टेम्पररी इशू हो सकता है, बट अगर अपने देश में ग्रोथ है, फंडामेंटल है, और अगर अपनी कंपनियां तिमाही दर तिमाही और सालाना प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती हैं तो इससे बेहतरीन मार्केट निवेश के लिए कहीं नहीं मिलेगा। बराबर। ओके, तो ये है राय इस वक्त तिब्रेवाल साहब की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद आज करने के लिए। बेहद शानदार तेजी के साथ की है भारतीय बाजार ने आज शुरुआत। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी 9650 के पार निकलकर टिकता हुआ, बस ये दिन भर ऐसा ही रहे, यही हम चाहते हैं। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ही एक्शन यहाँ पर और होने वाला है और आगे का एक्शन लेकर आएंगी प्रियंका संभव, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो बताएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।